जब हम छोटे थे तब हमारे घर के बड़े हमें कुछ एडवाइस देते थे। हमारे घर के बड़े मुहावरे, लोकाक्तियाँ, पहेलियों के जरिए हमें जीवन से जुड़े कुछ सत्य के बारे में बताते थे। जाहिर सी बात है, यह मुहावरे, लोकाक्तियाँ जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा या फिर दो हंसों का जोड़ा, इन कहावतों के बारे में हमारे बड़ों ने अपने बड़ों से सुना होगा और अब यह विरासत के रूप में हमें मिली है। जाहिर सी बात है, अगर इन कहावतों का कोई इस्तेमाल नहीं होता तो यह समय के साथ विलुप्त हो जाती। इनका अभी तक बचे रहना और अभी तक इनका इस्तेमाल आम जीवन में करना, यह दर्शाता है कि इनमें कुछ सत्य है। जैसे कि आप देखिए इस कोट को कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो कि यह बताना चाह रहा है कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार करने से कतराता है और पहला मौका मिलने पर अपनी गलती को दूसरे की गलती बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, ताकि वह स्व निंदा से बच सके। इसी तरह दो प्रेमी जोड़ों को लोग दो हंसों की जोड़ी बोलकर पुकारते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले मुझे पता चला कि दो हंसों के बीच में इतना प्रेम होता है कि अगर स्त्री हंस की मृत्यु हो जाए तो पुरुष हंस उदासीनता की उस अवस्था में चला जाता है कि वह खाना छोड़ देता है और कुछ समय बाद पुरुष हंस की भी मौत हो जाती है। हंस एक ही जोड़े में रहता है। हंस एक दूसरे के अलावा और किसी के साथ प्रेमी संबंध स्थापित नहीं करते और जोड़े में से एक की भी मौत हो जाने के बाद दूसरा भी उदासीनता में अपने प्राण त्याग देता है। शायद हंसों के इसी व्यवहार को देखने के बाद हमारे पुरखों ने दो हंसों के जोड़े वाली कहावत दी होगी। जब बचपन में हम अपने बड़ों से इन मुहावरे कहावतों के बारे में सुनते थे तो यह सब हमें बड़े ही अजीब और बचकाने लगते थे। हम इन पर विश्वास भी नहीं करते थे और इनकी जरूरत क्या है, शायद ऐसा सवाल भी पूछते थे। शायद ऐसा करना हमारे लिए संभव भी था, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित वातावरण में हमें उनका संरक्षण प्राप्त था और हमें मुश्किल से ही उस सुरक्षित वातावरण के बाहर की मुश्किल दुनिया का आभास था और हम आराम से अपनी लापरवाही का लुत्फ उठा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे सर से वह सुरक्षित वातावरण जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए बनाया था हट गया और जब हम इस कठिन दुनिया में खुद सरवाइव करने के लिए निकले तो शायद हमारे बड़ों की कही हुई ये मुहावरे और लोकाक्तियाँ हमारे यादाश्त में आई और जैसे जैसे हम खुद से निर्णय लेने लगे, इन एडवाइस ने, कहावत ने हमारे उन निर्णय लेने में हमारी मदद की। खैर, ये एडवाइस तो अमूल्य है, लेकिन मार्केट में इनके अलावा भी आपको बेफालतू नुकसान पहुंचाने वाली मोटिवेशनल स्पीच और कोट मिल ही जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको लाखों मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगी और मेरा यह मानना है कि टू मच मोटिवेशन विल रूइन योर हेल्थ, इट इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। यह आपको अपने ऊपर आजर्दा बना देती है और शायद ऐसी भी अवस्था आ जाती है कि आप बिना मोटिवेशन के अपने बेड से उठकर ब्रश भी करने ना जाओ। इसीलिए मेरा यह वीडियो बनाने का यह भी उद्देश्य था कि मैं आपको 3 टाइम टेस्टेड कोट बताऊं और मेरा यह मानना है कि अगर आप और मैं इन 3 सिंपल कोट को भी फॉलो कर ले तो हमारी जिंदगी भी सिंपल हो सकती है। और आज की दुनिया में मुझे लगता है सिंपल थिंग्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डू। एवरी सेकंड पर्सन इज सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम इन कॉम्प्लेक्स वे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू अवर फर्स्ट कोट। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मार्थ सु अनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वम न आपनोति किलिबसम, जो कि आपको भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोक 47 में मिल जाएगा, जिसका हिंदी में मतलब है कि अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करना फिर भी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की बिना किसी गलती के नकल करना। आई थिंक दोस्तोव्स्की ने भी अपनी बुक क्राइम एंड पनिशमेंट में यही कहा कि टू गो रॉन्ग इन वंस ओन वे इज बेटर देन टू गो राइट इन समवन एल्सिस। यह एडवाइस काफी बेसिक लगती है और इसको आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन हम यह गलती करने से बचेंगे। क्या हमारे साथ यही नहीं होता है कि जब भी हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और हम उन सब में दी गई एडवाइस को सच मान लेते हैं और उनको एनालाइज ही नहीं करते यह जानने के लिए कि यह बात सच भी है या नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वी वुड नॉट टेक अ लेजी पोजीशन। हम इस बात की कि अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करना फिर भी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की बिना किसी गलती के नकल करने से, हम इस एडवाइस को इतनी आसानी से सच नहीं मानेंगे और तर्क से इस पर हमला करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या ऊपर दी गई एडवाइस ठीक है या नहीं। ऐसा हम दिए गए कोट के विपरीत को सच मानकर करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यह बात सत्य है कि अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करना फिर भी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की बिना किसी गलती के नकल करने से। तो आप मुझसे यह भी तो पूछ सकते हो कि क्या इसका विपरीत कि किसी दूसरे के धर्म की बिना गलती के नकल करना काफी उत्तम है अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करने से? क्या यह बात सत्य नहीं है? एक उदाहरण के तौर पर अगर एक पुत्र यह सोचता है कि मेरे पिता के द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय का मैं हिस्सा बनूं,
तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ, माना कि मैं एक अच्छा चित्रकार हूँ, मेरे अंदर सुंदर चित्र बनाने की काबिलियत है, लेकिन क्या पता अगर मैं चित्रकार बनने के रास्ते पर चलूँ तो मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। मुझे इस रास्ते के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं। दूसरी तरफ मेरे पिता ने जो व्यवसाय बनाया है और अब वह जिद कर रहे हैं कि मैं भी इस व्यवसाय का हिस्सा बनूं, तो इसमें हर्जी क्या है? मेरे पिता के धर्म का पालन करूं तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिता मुझे व्यवसाय तो सिखा ही देंगे। जबकि मैं अगर पेंटर बनता हूं तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है। साथ ही अगर मैं पेंटर बनूंगा तो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाऊंगा और अपने पिता को कष्ट पहुंचाऊंगा। तो अपने पिता के पथ पर ही मेरा चलना उत्तम है, ना कि खुद के बने हुए पथ पर। एक उदाहरण और भी मैं पेश करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो कि काफी अच्छा लिखता है और एक अच्छे लेखक बनने के उसमें सारे गुण हैं, उसकी रुचि भी उसी तरफ है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि लेखक बना कैसे जाए। दूसरी तरफ उसका मित्र जो कि एक क्लर्क है, अपने दोस्त की भलाई के लिए उसे सुझाव देता है कि वह उसे काफी आसानी से क्लर्क लगवा सकता है, तनख्वाह भी अच्छी है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो क्या उसका क्लर्क ही बन जाना उत्तम नहीं है? अगर वह लेखक बनने के प्रयास में जाएगा तो काफी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा। यहाँ पर उसे क्लर्क बनने का रास्ता काफी आसान दिखाई दे रहा है और लेखक बनने का रास्ता मुश्किल। अगर वह लेखक बनने के पथ पर चलेगा तो वह काफी गलतियां करेगा और नाकामयाबी का उसे हर वक्त डर सताएगा। ऐसे में अगर वह क्लर्क बनने की सोचता है और अपनी रुचि और काबिलियत को दबा देता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? यहाँ पर दूसरे के द्वारा बताए गए पथ पर चलना काफी आसान है, अपने खुद के पथ पर चलने के बजाय। तो क्या भगवत गीता का यह कोट गलत साबित हो गया कि अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करना फिर भी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की बिना किसी गलती के नकल करने से? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें इस कोट के संदर्भ को जानना पड़ेगा कि यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोली। अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय होने के नाते उसका यह धर्म बनता है कि वह युद्ध करे। बचपन से उसे युद्ध अभ्यास की शिक्षा मिली है, उसमें युद्ध करने की और निपुणता से धनुष चलाने की काबिलियत भी है, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म से विमुख हो रहा है और युद्ध के समय साधु संत बनने की तरफ आकर्षित हो रहा है। वह अपने खुद के धर्म पर चलने के बजाय साधु संत के धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने का कारण भी है क्योंकि वह अपने खुद के धर्म का अनुसरण करता है तो उसे अपने ही परिजनों, अपने ही गुरु, अपने ही मामाओं एवं भाइयों की हत्या करनी पड़ेगी, जो कि काफी दुखदायी और मुश्किल कार्य होगा। वही दूसरी तरफ अगर वह अपने धर्म को छोड़कर साधु संत बन जाता है तो वह हत्या के दोष और स्वयं गलानी से बच जाएगा। तो ऐसे में अगर अर्जुन कहता है कि वह अपने धर्म को छोड़ना चाहता है और साधु संत यानी कि दूसरे के धर्म को अपनाना चाहता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अर्जुन को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे थे कि अर्जुन, खुद के धर्म को दोषपूर्ण तरीके से करना काफी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की नकल करने से, क्योंकि अर्जुन के पास युद्ध करने का शिक्षण भी है और काबिलियत भी, और वह अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करने से बच रहा है ताकि उसे कठिन रास्ते पर ना चलना पड़े। कितनी बार हम अपनी काबिलियत को दबा देते ताकि कठिनाइयों से बच सके और हमारी काबिलियत बाहर ही नहीं आ पाती। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर अपने खुद के ही धर्म को करना उत्तम समझा, बेशक उसे कठिन रास्ते पर चलना पड़ा और अंत में अपने ही परिजनों की हत्या करनी पड़ी, लेकिन वही रास्ता अर्जुन के लिए उत्तम था और इसीलिए अर्जुन का नाम अभी तक अमर है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में चित्रकार को चित्रकार ही बनना चाहिए और अपने पिता के व्यवसाय में जाकर आसान रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। शुरू में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपने पिता को भी नाराज करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के द्वारा दी गई क्षमता और काबिलियतों का सिर्फ कठिनाइयों के डर से इस्तेमाल ना करना अपने पिता को नाराज करने से बड़ा दोष होगा। इसी तरह लेखक को भी आर्थिक सुरक्षा के नाम पर अपनी कला का त्याग नहीं करना चाहिए और अपनी कला के बारे में सोचना चाहिए। तो जरूरत पड़े तो कठिन रास्ते पर चलने से नहीं डरना चाहिए। इसका एक उदाहरण दोस्तोव्स्की की जीवनी से भी मिलता है। दोस्तोव्स्की जैसे महान लेखक जिनकी किताबें दुनिया की 100 इन्फ्लुएंशियल किताब में से एक या दूसरे नंबर पर आती है, उनका मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन हो गया था और अगर वह चाहते तो एक आर्मी ऑफिसर बनकर अपने जीवन को आसान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लेखक बनने की ठानी। माना कि ऐसा करने से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्हें रशियन रजीम के खिलाफ होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और जिस दिन फायरिंग स्क्वाड उन्हें गोली ही मारने वाली थी, उसी दिन उनकी मौत की सजा को सर्बिया की ठंडी जेल की सजा में बदल दिया गया। उनके पब्लिशिंग हाउस को रशियन रिजीम द्वारा कई बार बंद किया। तो अपने खुद के धर्म पर चलने पर उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना उठाया, लेकिन बदले में मरने के बाद भी दोस्तोव्स्की का नाम महान लेखकों के रूप में अमर है
और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी किताब क्राइम एंड पनिशमेंट में यह लिखा कि टू गो रॉन्ग इन वंस ओन वे इज बेटर देन टू गो राइट इन समवन एल्सिस। तो मुझे लगता है कि इंसान को अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बनाए हुए पथ पर चलना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के पथ की नकल करनी चाहिए। अपने पथ पर चलने से वह हो सकता है कि बहुत गलती करे और कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़े, लेकिन दोनों पथ में से अपने बनाए हुए पथ पर चलना उत्तम है। तो अपने खुद के धर्म को दोषपूर्ण रूप से करना फिर भी उत्तम है किसी दूसरे के धर्म की बिना किसी गलती के नकल करने से। यह एक अच्छी एडवाइस है और हमें इस पर चलने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कोट की तरफ, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने दिया था। इस कोट का चुनाव मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय के हिसाब से यह कोट ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कोट कुछ इस तरह है, थिंकिंग इज हार्ड दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। वेल, यह एक फैक्ट है कि सोचना एक कठिन कार्य है और सोचने नाम की प्रक्रिया से मस्तिष्क पर काफी दबाव पड़ता है। हम में से कितनों के पास यह मानसिक क्षमता होगी कि हम किसी एक विषय पर काफी लंबे समय तक विचार कर सके। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्य आसान है, 1 घंटे किसी विषय पर सोचना या 1 घंटे इंस्टाग्राम पर वीडियो स्क्रॉल करना, तो जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम पर वीडियो स्क्रॉल करना काफी आसान कार्य है। इसी तरह दिए गए तथ्यों का विश्लेषण करके किसी परिणाम पर पहुंचना एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। दूसरी तरफ बिना तथ्यों का विश्लेषण करके अनुमान लगाना या फिर स्थिति और लोगों को जज करना काफी आसान कार्य है, जिसे सरलता से किया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग इस सरल रास्ते को ही चुनते हैं और काफी आसानी से दूसरों को जज करते हैं और मुश्किल से ही हम यह सोचते हैं कि क्या हमारे पास मौजूदा तथ्य है किसी घटना का आकलन करने के लिए और फिर उस पर अपनी राय या प्रतिक्रिया देने के लिए। अगर उस विषय पर तथ्य नहीं है तो क्या हमें अपनी राय या जजमेंट को थोड़ी देर के लिए रिजर्व रखना नहीं चाहिए जब तक नए तथ्य उस विषय पर उजागर ना हो जाए। आज के समय के लिए यह एडवाइस काफी जरूरी हो जाती है क्योंकि आज के समय में सूचना का आदान प्रदान डिजिटल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मदद से काफी तेज हो गया है और शायद किसी के पास इतना समय है कि इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का या इंफॉर्मेशन सच है या झूठ है यह पता लगाने का। जाहिर सी बात है तथ्यों का अभाव हमें कोई भी परिणाम तक पहुंचने में रोकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिना तथ्यों के राय बनाना या फिर जज करना आसान कार्य है और तब तो और भी आसान कार्य है जब आपको पता है कि अगर आपकी जजमेंट गलत होती है तो इसकी कोई जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी है। It's far too easier to criticize someone on the internet than to his face. I remember someone who said something which was not popular at that time. और फिर क्या था, इंटरनेट पर उसको और उसकी फैमिली को जज किया गया, उसे हेट मैसेज, डेथ थ्रेट और उसकी इमेज को मलाइन किया गया। फिर वह व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता है जो सोचने लायक है कि क्यों इतने सारे लोग मुझे हेट कर रहे हैं। If only they would have known me, they would know that how nice a fellow I am and they would have not hated me. अगर हम अपनी खुद की सोच डेवलप नहीं करते और अगर हम तैयार रहते किसी को जज करने पर तो हम हो सकता है प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाए। अपनी नादानी में हम वो कर बैठे जिसका हमें पछतावा जिंदगी भर हो। तो हमें किसी को जज करने से बचना चाहिए और अपने अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन बट दैट डजंट मीन वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर इट। कार्ल यंग का कोट की थिंकिंग इज हार्ड दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज इज ट्रू। अब हम तीसरे कोट की तरफ चलते हैं जो कि है गोस्ट डू एग्जिस्ट, यू जस्ट हैव टू क्रेजी टू सी देम, जिसका हिंदी में मतलब है कि भूतों का अस्तित्व है, बस आपको पागल होना पड़ेगा उनको देखने के लिए। पुराने समय में भूतों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन साइंस के विकास के बाद मानो जैसे भूतों और विज्ञान में युद्ध छिड़ गया हो। विज्ञान ने सभी भूतों को निकाल कर उनका कत्ल कर दिया। अब दूर दराज के गांव में ही भूत जिंदा बचे हैं और अपना जीवन काट रहे, लेकिन शहरों के भूत भी काफी चतुर थे। विज्ञान के हाथों मरने के बजाय वे विज्ञान के अंदर ही घुस गए और चुपचाप वहां वे अपना जीवन काट रहे और सही समय का इंतजार कर रहे हैं वापस बाहर आने के लिए। यह स्टोरी आपको कंफ्यूजिंग लगी होगी, आपकी इसका मतलब समझने में रुचि होगी। यह कहानी संघर्ष दिखाती है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में, रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी के बीच में। जैसे कि ताजमहल आगरा में यह एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, हर कोई इस बात पर सहमत करता है, लेकिन भूत होते यह एक सब्जेक्टिव ट्रुथ है, जिसका मतलब है कि हर कोई इस बात पर सहमत नहीं करता। लेकिन जिसको भूत दिखते हैं उनके लिए तो भूत का अस्तित्व उतना ही सच है जितना कि आपका और मेरा, और आप यह कहकर उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि भूत तो होते ही नहीं है, जबकि उनकी आंखों के सामने उन्हें भूत दिखाई दे रहे हैं। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंसान के मस्तिष्क की कोई ऐसी अवस्था होती है जिस पर अगर वह पहुंच जाए तो वह भूतों को भी देख सकता है। लोग इस अवस्था को पागलपन कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से बचता हूँ। यह एक दिमाग की अवस्था है जिस पर पहुंचने के बाद
भूत का अस्तित्व भी उतना ही असली हो जाता है जितना कि आपका और मेरा। आज के समय में कौन अपने आप को रैशनल कहलवाना पसंद नहीं करेगा। इंसान अपने ऊपर कितना गर्व महसूस करता है जब वह ऐसा बोलता है कि आई एम अ वेरी रैशनल पर्सन। और अगर कोई उसे यह बोल दे कि यार यू आर टू इरेशनल, तो ऐसा लगता है कि मानो कि किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। लोग सोचते हैं कि हर एक सिचुएशन में रैशनल आर्ग्यूमेंट अच्छा है इरेशनल आर्ग्यूमेंट से, और अगर किसी डिबेट में एक आदमी दूसरे को इरेशनल साबित कर दे तो ऐसा लगता है कि डिबेट वहीं खत्म हो गई और बाय डिफॉल्ट रैशनल व्यक्ति की जीत हुई। व्यक्ति यह सोचता है कि अगर वह अपने आर्ग्यूमेंट में लॉजिक का यूज करे तो समहाउ उसका आर्ग्यूमेंट सही आर्ग्यूमेंट होगा, और अगर वह किसी दूसरे के आर्ग्यूमेंट में कोई लॉजिकल फैलेसी ढूंढ दे तो काम खत्म। तो बाय डिफॉल्ट दूसरे का आर्ग्यूमेंट गलत है। आफ्टर ऑल 2+2 4 ही होता है, ना कि 5। पर इंसान एक चीज भूल जाता है कि इंसान खुद एक इरेशनल बीइंग है और अपने आप को रैशनल कहने से उसकी इरेशनलिटी भाग नहीं जाएगी। इंसान कोई रोबोट नहीं है जिसका नियंत्रण लॉजिक गेट से होता है, बल्कि एक जीता जागता जीव है जो कि ब्यूटी और लॉजिक दोनों का ही इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूटी सब्जेक्टिव है और लॉजिक ऑब्जेक्टिव। अगर रैशनल लॉजिक हमें यह कहे कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट इरेशनल है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम ब्यूटी को निहारना छोड़ देंगे। द सीट ऑफ रैशनैलिटी इज इटसेल्फ इरेशनैलिटी। आज के समय में यह पॉपुलर आइडिया नहीं है कि अपने आप को इरेशनल बोलना, बट स्टिल आई विल से दैट आई एम अ इरेशनल पर्सन नो मैटर हाउ मच आई लव हार्ड साइंसेस। इसीलिए मैंने ये कोट अपने टॉप 3 कोट में डाला था ताकि हम सब अपने इरेशनल साइड को एक्सप्लोर कर सके। एज दोस्तोव्स्की वंस सेड, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच के संघर्ष के बारे में और जानना है तो आप मेरी वीडियो रिलीजन वर्सेस साइंस को जरूर चेकआउट करें। आई होप कि आपको यह 3 कोट और इन पर मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो। मुझे लगता है कि यह 3 कोट आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे एज दे हैव हेल्प मी। एनीवे, कमेंट में अपने फेवरेट कोट जरूर बताएं। थैंक यू।